दिल से दिल तक जज्बातों के सफर में स्वागत है आपका। मैं हूं शिरीष मिश्रा और मेरे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जी। वैसे तो टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के शिखर पुरुष हैं। बाबा साहब से हम जानेंगे उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों को। स्वागत है बाबा साहब आपका। आपके पास दो विरासत है, एक राजनीतिक विरासत भी है और एक राज परिवार की विरासत भी है। इसके अलावा चूंकि आपके पिता प्रशासनिक सेवा में भी सर्वोच्च शिखर पर रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए 3 विरासत है आपके पास। किस विरासत के ज्यादा नजदीक पाते हैं आप अपने आप को? परिवार से और लोगों से जितना नजदीक रह सकूं, मैं समझता हूं कि वो मुझे सबसे ज्यादा सुकून और संतोष देता है वो बात। और उसमें कोई भी विरासत हो, आधार तल उसका वही होता है, लोगों के साथ नजदीकियां, लोगों के साथ संबंध, लोगों के साथ स्नेह, लोगों के साथ प्रेम। कोई भी विरासत हो उसके बिना वो खोखली और अधूरी। आपने राजनीति का हर दौर देखा है। आपकी माताजी मंत्री रही हैं 13 सालों में या 16 सालों में छत्तीसगढ़ के बनने के बाद। राजनीति को किस मुकाम पर देखते हैं, खासतौर पर मूल्यों के मारे? नैतिक मूल्यों में गिरावट आती चली गई है, लगातार गिरावट आती चली गई है। और साल दर साल ये महसूस हुआ कि लोगों की सोच आम लोगों के लिए कुछ करने के बनस्पत प्राथमिकता खुद के लिए कुछ कर लो। और जनप्रतिनिधि के लिए मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी गिरावट, भ्रष्टाचार से भी बड़ी गिरावट ये है कि उनके इस मन में अगर ये बात आ जाए कि मैं यहां पर अगर हूं तो अपने लिए कुछ कर लेने के लिए हूं, बाकियों के लिए तो ठीक है औपचारिकता निभा लेंगे, सामने रखने के लिए वो एक चोला है, लेकिन वास्तविक प्राथमिकता खुद के लिए है। तो ये मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी गिरावट। सर, लगातार कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस को 3 साल का समय मिला, छत्तीसगढ़ बना। उसके बाद जो भाजपा की सरकार बनी, पिछली बार ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। क्या आपका क्या प्रयास होगा कि कांग्रेस अपना मुकाम हासिल कर सके? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ें काफी गहरी हैं और आजादी के पहले से भी और आजादी के बाद से भी यहाँ के चाहे राजाओं के परिवार रहे हों, चाहे जमींदारों के परिवार रहे हों, चाहे मैदानी क्षेत्र में स्वतंत्रता की दौर में संघर्ष करने वाले अनेकों परिवार रहे हों, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में किसी न किसी रूप में भागीदारी अपनी बना के रखी थी। और ये कारण रहा कि जातिवाद से पृथक, धर्म की भावनाओं से पृथक छत्तीसगढ़ एक ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है कि यहाँ पर भावनाएं जो रही हैं वो बांटने वाली बहुत कम रही हैं। एक समरसता रही है लोगों में, भोलापन और सीधापन जितना मैंने छत्तीसगढ़ के लोगों में देखा वो देश में दूसरी जगह शायद उतना देखने को नहीं भी आता है। और इन परिवेश में कांग्रेस की उपस्थिति बहुत मजबूत रही। ये धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया। पंचायती राज में मैं इस बात को हमेशा दोहराता हूं, पटवा जी ने जब एक बार पंचायती राज के चुनाव को पार्टी के नाम पे कराने का निर्णय लिया और पार्टियों के नाम पे उन्होंने नामांकन भी करवा लिए, पंच स्तर के नामांकन हो गए। उस समय से ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति कुछ बढ़ गई। एक पंच की भी उनके पास एक व्यक्ति की उपस्थिति बन गई जो पहले उतना महसूस छत्तीसगढ़ में नहीं होता था। और भाजपा का जो आधार है, आरएसएस का संगठन और उसके बहुत सारी जो शाखाएं हैं, इन लोगों ने धीरे धीरे अपना काम फैलाया और ये कारण बना कि जो अंतर अब दिखता है, कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रह जा रही। कुछ अंदर की भी बातें हैं। आपका इशारा जोगी जी की तरफ है। जोगी जी भी, जोगी जी के अलावा भी कोई ऐसे नेता हैं जिनकी स्वीकार्यता को लेकर पार्टी के अंदर सवाल हैं या पार्टी के अंदर उसको लेकर कुछ विरोध की स्थिति है? कम है। जोगी जी एक लीडर के रूप में आए थे जिनकी उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पे भी बनी हुई थी। जोगी जी कहें व्यक्ति के रूप में और पार्टी कहें एक संगठित इकाई के रूप में, इसमें जो समरसता होनी चाहिए थी, मैं समझता हूं कि इसके अभाव में कांग्रेस को जरूर थोड़ा सा नुकसान हुआ। अभी आपने कुछ दिन पहले बोला था कि जोगी जी घासीदास जयंती के कार्यक्रमों में जाएंगे,
तो जाएंगे तो जनता के बीच में उन बातों, जनता को वो बातें भी याद आएंगी जो उनके कार्यकाल में हुई हैं। जी। तो अभी जो आपने बोला, क्या ये उस बात का विस्तार है? अब जोगी जी ने कांग्रेस से हट के काम करने का निर्णय लिया। अंतर इस बात का आता है कि जब आप एक जगह हैं और वहां एक लक्ष्य होके काम नहीं कर रहे हैं, एक साथ काम होके नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास सबसे पहली बात चुनाव में ये जाती है कि हम तो कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो अगला चुनाव होने वाला है 2018 का, उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? मुझे लगता है कि लोग चेंज चाहते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 13 सालों से चल रही है, जो जो उन लोगों ने कहा, जो बड़ी उम्मीदें थी, कांग्रेस हो भाजपा हो, चुनाव के समय मैनिफेस्टो निकालते हैं, लोगों को एक उम्मीद दिलाते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, उसमें जैसे जैसे कमी दिखती चली जा रही है। आप चालू करें, देखिए रमन सिंह आए, मुख्यमंत्री के चेहरा भी नहीं थे और मुख्यमंत्री बनने का उनको अवसर मिला। पहले 5 साल में चावल और योजनाओं को लागू करके एक सौम्य चेहरा, एक अच्छा चेहरा उभर के सामने आया, जो कि लग रहा था कि जनोन्मुखी है और मुस्कुराता चेहरा है, ठीक आदमी है, ये अच्छा आदमी है। चावल भी दे दिया, 5 साल में वो चावल वाले बाबा बन गए। तो पहले चुनाव में भी भाजपा के बहुत साथियों से ये फीडबैक मिलता था कि अपन तो हार रहे हैं, जो कर सकते हो कर लो। मैं बहुत खुल के उस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज की राजनीति में जो कर सकते हो का जो अर्थ होता है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, दुर्भाग्य से ये स्थिति थी कि कर लो, हम शायद जीतेंगे नहीं। ये कांग्रेस का जो आधार है उसका ये रिएक्शन, उसका ये आकलन लोग करते हैं, पर वो जीते। और उसमें अंतर हो सकता है यही रहा हो कि उस समय रमन सिंह का एक चेहरा, चावल वाले बाबा, मुस्कुराता हुआ व्यक्ति कि नहीं ये ठीक है, ये काम कर गया। नहीं तो एक तरफा नहीं था वो चुनाव भी। रमन सिंह के अच्छे 5 साल जो तुलनात्मक अच्छे मैं मानता हूं, उसमें भी अब तक था कांग्रेस जीत सकती है। और बहुत सारे भाजपा के लोग कहते थे कि हम लोग तो नहीं जीतेंगे। साइकिल से बोलेरो और बोलेरो से दूसरी गाड़ियों की ये सिलसिला चल रहा था, लोग देख रहे थे कि आपके ये भी पास उस समय चेहरा नहीं था, आपकी पार्टी के पास चेहरा नहीं था उतना। उस समय जोगी जी ही अगवा चेहरा थे और प्रेजेंटेशन भी हालांकि पार्टी ने 2008 में उनको प्रोजेक्ट नहीं किया था, फिर भी मीडिया में जो प्रोजेक्शन आया, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनाव के पोस्टरों में विकल्प के रूप में जिनको पोस्ट किया, उन्होंने जोगी जी को पोस्ट किया। उनके प्लस माइनस जोगी जी के अपने जगह है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन विकल्प के रूप में भाजपा के भी पोस्टरों में और अखबारों के विज्ञापन में इनको या इनको, आप किसको चाहते हो, भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं की, भाजपा की नीति और कांग्रेस की नीति की बात नहीं की, भाजपा का चेहरा, कांग्रेस का चेहरा। तो कांग्रेस ने नहीं भी कहा तो भी भाजपा ने एक ऐसे ही चेहरा प्रोजेक्ट किया जो शायद उनको लगा हो कि हमारे लिए यही चेहरा प्रोजेक्ट करना भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। सर, आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप जो सरकार है या सरकार के मुखिया हैं, उनके प्रति आपका जो रवैया है या जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो बड़ा सॉफ्ट है। हो सकता है कि मेरा स्वभाव सॉफ्ट हो। अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो चाहे अपने साथ के सहयोगी हैं, साथी हैं, विधायक हैं या विपक्ष के कोई भी मंत्री हैं, मैं नहीं समझता कि मेरा कोई मंत्री या कोई भाजपा के विधायक, उनसे मेरा व्यवहार, मुख्यमंत्री से जो मेरा व्यवहार है उससे अंतर है। इसको कहते हैं पत्र बहुत लिखते हैं आप सीएम साहब। पत्र के अलावा मैंने कमेंट अगर मुख्यमंत्री के संदर्भ में किया है तो 1% या 2% कमेंट ऐसा हो सकता है कि नहीं ठीक है। अब मैंने अगर कहा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा है, तो उनके कार्यकाल से जुड़े हुए भ्रष्टाचार की जो बातें हैं, जो कदाचरण की बातें हैं, जितने घपले उनके शासनकाल में हुए हैं, इतना मैंने राजनीतिक जीवन में कभी कहीं किसी दल के शासनकाल में, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे वो संविद का रहा हो, चाहे वो जनसंघ का रहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रहा हो मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, मैंने दूसरा नहीं देखा है। झीरम घाटी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो रमन सिंह जिम्मेदार। तो मेरा तरीका शायद वैसा अग्रेसिव नहीं है कि मैं बहुत शब्दों में जोर से या ऊंची आवाज में बोलूं, वो मेरा तरीका नहीं है, लेकिन बात को रखने में मैंने कभी नहीं किया। बाकी व्यवहार है। सर, आपको बहुत आशा है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो सरकार का मुखिया कौन होगा?
अभी देखिए, पार्टी के अंदर जो स्ट्रेटेजीज बनती हैं वो समय के हिसाब से अलग अलग होती है। मैंने अभी रमन सिंह जी का आपको बताया कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री के घोषित दावेदार नहीं थे। अनेकों विधानसभाओं में अनेकों पार्टियां या तो घोषित करती हैं या नहीं करती हैं, कहीं उनका चेहरा वो देती हैं, कहीं नहीं देती हैं। अभी तक यूपी में भाजपा का चेहरा सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बने, वो मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव में पहले नहीं थे। सर, ये चुनाव स्ट्रेटेजी की बात हो गई। मैं पूछ रहा हूँ कि यदि आपको क्या लगता है, चेहरे हैं यहाँ पार्टी के जो अगुवा रहते हैं, यही पार्टी के संभावित चेहरे मुख्यमंत्री के लिए रहते हैं। अच्छे अच्छे अनुभवी लोग कांग्रेस के अंदर हैं जो कि लीडरशिप छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी से संभाल सकते हैं। टीएस सिंहदेव जी से बातों का सिलसिला जारी है। अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दिल से में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टीएस सिंहदेव जी से उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी बातों की। अब बातें करेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी। बाबा साहब, आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपको 3 एस पसंद है, सरल, सुलभ, सस्ता। जबकि आप राज परिवार से हैं और पैसे वगैरह की कोई तो कमी है नहीं। इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका? सरलता मुझे, ये हो सकता है विरासत में मिली हो, डीएनए का हिस्सा हो, मुझे अच्छी लगती है। सरलता तो मैं समझता हूं अगर है तो मैं लकी हूं। सुलभ यानी अगर मिलने की बात हो, लोगों से मिलने की बात हो, तो वो भी हो सकता है मेरे स्वभाव का ही हिस्सा हो। और सस्ता की जहां तक बातें हैं, ये बात ठीक है कि बहुत महंगी चीजें इस्तेमाल करना, ये मुझे सीख नहीं मिली। मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव अपने माता पिता का ही मानता हूं। मुझे याद है कि कैसे फादर एक रुमाल भी खरीदते थे या एक मोजा खरीदते थे, एक स्वेटर खरीद लेते थे, तो कैसा वो खुश होकर बताते थे कि देखो आज मैं एक सीनियर आईएएस ऑफिसर भी थे और इस बैकग्राउंड के भी थे। लेकिन उनमें जो मैंने एक ये देखा, बहुत छोटी चीज में, मैंने मदर को भी बड़े होते मैंने यही देखा, कहीं भी ऐसी चीज में खर्चा करते हुए एक सामान्य गृहिणी के रूप में, और जो संसाधन है, जो मुझे जिस बात का असर सबसे ज्यादा हुआ और जो जीवन भर बना रहा, बाद में उसको ज्यादा समझा, बचपन में तो कम समझ में आता है, कि जो था उसमें करना, काम चलाना और खुश रहना। लोग कहते हैं कि मैं बड़ा कंजूस हूं, लेकिन मैं कंजूस भी नहीं हूं। आपको फिल्मों का भी बड़ा शौक है। हाँ। फिल्में देखने का शौक है, अंग्रेजी साहित्य का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट फिल्म एक्टर कौन है, अदाकारा? पहले फिल्म बहुत देखते थे, साल में 100 पिक्चरें देखना पसंद करते हैं? देखते तो ज्यादा हिंदी ही पिक्चरें थी। एक्ट्रेसेस में माधुरी दीक्षित, मधुबाला और बीच में प्रवीण बाबी भी थी। हम लोग जब यंगर जनरेशन में रहे, उम्र में रहे, तो इन लोग को देखा था, ये अच्छी लगती थी इन लोग। हाल फिलहाल में आपने कोई फिल्में देखी हैं? पिक्चरें तो अभी बेफिक्री भी देखी, और भी बीच में जब मौका लगता है पिक्चरें देखते हैं। अभी जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, वो उसमें से कौन ज्यादा आपको अच्छी लगती है? बहुत ज्यादा कोई वैसा नहीं। मेरे को नए लॉट में शायद सुष्मिता सेन ठीक लगती थी, काजोल ठीक लगती थी, फरहा, इन लोग का सीरियस एक्टिंग में शबाना, स्मिता पाटिल। आपको क्रिकेट का भी बड़ा शौक है जी, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो राजनीति में उसका इस्तेमाल कैसे? क्रिकेट भी जीवन का हिस्सा है, जो करो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। मेरा क्रिकेट भी वही रहा, कोई बहुत अच्छा प्लेयर नहीं रहा। बाबा साहब को मोटरसाइकिल चलाने का भी बड़ा शौक है। एक जमाने में आप जावा के बड़े शौकीन रहे हैं। मैं मोटरसाइकिल चलाता था, बहुत ज्यादा तो नहीं। मुझे एक्चुअली गाड़ी चलाने का ज्यादा शौक है। मोटरसाइकिल चलाता था। जंगल जाने का भी आपको बहुत शौक? जंगल जाने का भी, पहले शिकार भी होता था, हम लोग शिकार से भी जुड़े रहे। अब तो जमाना बदल गया। 71 के बाद
नए कानून आए, नई स्थितियां बनी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था जंगल में। आज भी ये सही बात है कि जंगल में जाके लगता है कि मन दिमाग खुल गया, बहुत सारी चीजें हल्की हो गई। दिल से में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टीएस सिंहदेव जी के परिवार के सदस्यों से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं टीएस सिंहदेव जी के पारिवारिक सदस्य। वैसे तो टीएस सिंहदेव जी को जनता के बीच में टीएस बाबा के नाम से जाना जाता है, लेकिन परिवार के सदस्य उन्हें बड़े दाऊ बोलते हैं। बड़े दाऊ के बारे में क्या सोचते हैं परिवार के लोग, जानते हैं उनसे। बाबा साहब की भतीजी ऐश्वर्या जी हमारे साथ हैं। आप लोग घर में बाबा साहब को बड़े दाऊ बोलते हैं। परंपराओं मर्यादाओं के बीच में आप बाबा साहब को कैसा पाती हैं? मैं उनको किसी भी आम आदमी की तरह पाती हूँ। एक इंसान जिसे घर में अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद है, जो मिल नहीं पाता इतना, पर उसके बीच में भी वो समय निकालते हैं। एक इंसान जिसे रात को टीवी देखना बहुत पसंद है, पर वो बहुत लेट तक देख नहीं सकते क्योंकि उन्हें सुबह किसी काम पे भागना होता है। वो इंसान जिसे किताबों से बहुत प्यार है, वो इंसान जिसे फैमिली के साथ मूवी देखने जाना बहुत पसंद है, वीकेंड्स पे बाहर जाके खाना खाना बहुत पसंद है। तो वो हमें, आप, मैं जैसे हर एक व्यक्ति की तरह है जिसको बहुत सारी चीजें पसंद है, समय बिताना पसंद है अपने लोगों के साथ, और बस जो वो बहुत बेखूबी निभाते भी हैं, पर क्योंकि उनका एक समाज की तरफ भी अपना कर्तव्य है, तो वो निभाते हुए, मैं कहती हूँ हमेशा कि हम सब बच्चे जब बड़े होते हैं हमारे सुपर हीरो होते हैं लाइफ में ना। कोई कहता है बैटमैन पसंद है, शक्तिमान पसंद है, स्पाइडरमैन पसंद है, तो हम सब के लाइफ में बड़े दाऊ मैन रहे हैं हमेशा। एंड उनको देखते हुए हमने समझा है कि हम सब चाहे तो एक सुपर हीरो बन सकते हैं, क्योंकि उनने अपने जीवन के हर दिन को बिताते हुए, एक एग्जाम्पल सेट करते हुए, एक सुपर हीरो से कम जिंदगी नहीं बिताई है। इस समय हमारे साथ बाबा साहब की बहू हैं तशाला जी। आप शादी होकर इस परिवार में आई हैं, तो आपको क्या अलग लगता है? बाबा साहब में ऐसी क्या खूबी है कि आप उनको, चूंकि आपके ससुर भी हैं, तो आपको क्या चीज ऐसी है जो अच्छी लगती है उनकी? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि बड़े दाऊ में मुझे ससुर कम और अपने पापा ज्यादा दिखते हैं, अपने पिताजी ज्यादा दिखते हैं। मैं उनसे जो कनेक्ट करती हूँ, मैं उनको कुछ भी बता सकती हूँ अपने बारे में, और वो बहुत ऐसे बिल्कुल मेरे पापा की तरह है। तब वो मेरा ध्यान रखते हैं, जो चीजें वो मेरे लिए करते हैं। मतलब मैं खुद को बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे ऐसे ससुर मिले जिनमें मुझे अपने पापा का रूप दिखता है। बड़े दाऊ मेरे आइडल की तरह एक इंसान होता है जिससे आप बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं। बस ऐसा लगता है उनसे सीखते जाइए। वो जो करते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, वहां सरगुजा में वो जो कर रहे हैं, बस ऐसा लगता है कि उनसे सीखते जाओ आप। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बड़े दाऊ से सीखूं काफी कुछ एंड उनकी तरह बन पाऊं। सो बस कोशिश जारी है। इस समय हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी के भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि चूंकि बाबा साहब राजनीति में एक सफल राजनेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ में, और आपका राजवंश भी है। आप 118वीं पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। तो आपको क्या लगता है बाबा साहब में ऐसी क्या खास बात है जो आपको अट्रैक्ट करती है बहुत ज्यादा? हम लोग हमेशा घर में आपस में ये बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स बड़े दाऊ ने सेट कर दिए हैं, स्पेशली लोगों की उम्मीद जो उन्होंने सेट कर दी है, एक जिस पेशेंस से, जिस क्षमता से वो लोगों से मिलते हैं, सारी चीजें करते हैं, गुस्सा तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, और जितना टाइम वो लोगों को दे पाते हैं उतना कभी हम दे पाएंगे, उतना कभी हम वापस कर पाएंगे लोगों के लिए, वो बहुत हम लोग को मुश्किल लगता है। तो वो एक उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जिस तक हम लोग को जिंदगी में पहुंचना पड़ेगा, जिस तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगेगी। और यही सबसे बड़ी सीख मिली है उनसे, जो उनकी स्पेशली जो उनकी पेशेंस है। हर सिचुएशन को, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी गुस्सा दिलाने वाली हो, कितनी भी कुछ भी हो, हर सिचुएशन में एकदम शांत होके हंसते हुए सोल्यूशन निकालना, ये उनसे सबसे बड़ी सीख मिली है हम लोगों को। आपके पास दो विरासतें हैं, एक राजवंश की विरासत है और एक राजनीतिक विरासत है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब से की विरासत के बारे में, जो पॉलिटिकल विरासत है, हर पॉलिटिशियन की या एक परिवार की एक विरासत होती है, इसको आगे ले जाने का काम होता है।
उस बारे में आपका बाबा साहब से कभी कोई बात? हम लोग इस मामले में शायद एक तरीके से बहुत लकी रहे हैं। हम लोग को बचपन से फ्रीडम दी गई है कि जो तुम्हें करना है, जो अपनी जिंदगी का तुम्हें बनाना है, तुम वो करो। कभी थोपा नहीं गया कि कुछ करना है या यही है जो चीज तुम्हें जिंदगी भर करनी है। मेरे को हमेशा से इंजीनियरिंग करनी थी, तो मेरे को हमेशा पूरी छूट दी गई कि तुम जाओ पढ़ो, तुम्हें जिस तरह से जिस फील्ड में काम करना है करो। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। बाबा साहब ने आपसे कभी नहीं बोला कि आपको पॉलिटिक्स में आना है, आप आइए? ना कभी बोला, ना कभी कोई प्रेशर डाला, ना कभी ये। उन्होंने हमेशा ये रखा है कि जो चीज तुम्हें जिंदगी में खुशी देती है, जिस चीज से तुम्हें हैप्पीनेस मिलती है और जो चीज तुम्हें जिंदगी में लगता है करने लायक है, वो करो। और होपफुली उसमें हम लोग सफल हो पाए। एंड यही आई थिंक उनकी सबसे बड़ी एक सीख रही है कि इंसान को जो करना है, जिस चीज में खुशी मिले, वो उसी में सफलता पाता है। इसलिए वो चीज करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बाबा साहब के पारिवारिक सदस्य, जो बता रहे थे कि बाबा साहब घर में भी उतने सरल हैं, एक मार्गदर्शक की भूमिका में, घर वालों के लिए वो रोल मॉडल हैं। बाहर तो वो सरल हैं ही, घर में भी उतने सरल हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।